हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th के लिए इंटीग्रल जो सीरीज हमने स्टार्ट करी है उसका हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं। तो सेकंड पार्ट करने से पहले मैं आपको ये रिमाइंड कराना चाहूँगा कि जो फर्स्ट पार्ट है वो आप ज़रूर देख लें, बेसिक्स आप ज़रूर समझ लें कि इंटीग्रल होता क्या है। अगर वो आपने नहीं देखा है अभी तक तो आई बटन में आपको मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, वो वीडियो देख लो। इंटीग्रल्स क्या होता है, उसके बेसिक फार्मूलाज मैंने बताए उसके अंदर, वो बेसिक फार्मूलाज कर लो। एक्सरसाइज 7.1 भी उसी के अंदर है, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद वो बेसिक सारे समझ लेंगे, अगर आप फार्मूले सारे याद रखेंगे तो जो अगली एक्सरसाइज हम करने वाले हैं आज 7.2 करने वाले हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ और हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो एक्सरसाइज 7.2 के सारे क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर लोगे अगर आप पीछे वाले जो सारे फार्मूलाज आपको याद हैं, प्लस अभी मैं जो आपको प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर बताने वाला हूँ। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो कुछ खास प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर नहीं है, आपको सिंपल सी चीज़ें आपको बताई गई हैं। कहता है कि अगर आपके पास, जैसे कि हम पिछले वीडियो में जान भी चुके हैं कि इंटीग्रल्स और डिफरेंशिएशन ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के रिवर्स फंक्शन होते हैं। तो अगर आपको ये कहता है कि किसी भी डेरिवेटिव का अगर आपको इंटीग्रल फाइंड करना पड़ जाए, ठीक है, अगर कोई भी आपके फंक्शन पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें कहता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है जिसका आपको इंटीग्रल आपको दिया हुआ है और अगर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर दें, अगर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये इंटीग्रल और डेरिवेटिव जो आपस में ख़त्म हो जाएंगे, आपके पास जो आंसर है वो फंक्शन आ जाएगा जो भी आपको फंक्शन यहाँ पर दे रखा होगा। ठीक है, उस फंक्शन की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसमें कहता है कि अगर आपके पास जब आप इंटीग्रल करते हो तो इंटीग्रल करते समय अगर यहाँ पर फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जैसे हम डिफरेंशिएशन में करते थे, कांस्टेंट अगर किसी के साथ में आ रखा है, किसी फंक्शन के साथ में आ रखा है तो उसको एक सेफ गार्ड मिल रखा है, ठीक है, उसको एक सेफ्टी मिल रखी है, उसको आप कुछ नहीं करेंगे। जैसे हम डिफरेंशिएशन में उसको कुछ नहीं कर देते, ऐसे हम इसका यहाँ पर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो कांस्टेंट जैसा है वैसा का वैसे ही आपको रखना है, के को आप बाहर निकाल देंगे और जो भी फंक्शन आएगा सिर्फ आपको उसको इंटीग्रेट कर देना है। उसको इंटीग्रेट करके जो भी उसका आंसर आएगा वो उसका आंसर आप लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें कहता है कि अगर आपके पास में एक से ज़्यादा फंक्शन है, fx1, fx2, fx3, इस तरह के आपके पास मान लो बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो ये कहता है कि आप इन सारे फंक्शन को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो। जैसे आप fx1 इसको इंटीग्रेट कर देंगे प्लस fx2 इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इस तरह से जितने भी फंक्शन है सबको आप अलग अलग करके ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें कहता है उसमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया, उन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया, मतलब ये कह रहा है कि भाई k1 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर k2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे ही हर एक टर्म के साथ कुछ ना कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रखा है। तो इन सब का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो जो ये दोनों प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन है ये यहाँ पर आप लगा देंगे, तो ये जो k1 है, k1 आप बाहर लिख देंगे ऐसे और fx1 को इंटीग्रेट कर देंगे। फिर अगले वाले में k2 कॉमन निकाल देंगे और fx2 है उसको इंटीग्रेट कर देंगे। इसी तरीके से लास्ट में आप जाएंगे तो kn को बाहर निकाल देंगे और इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पर सबको इंटीग्रेट कर देना है। तो मतलब कुछ खास ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो आपको लर्न करनी पड़े, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। अगर पहले वाली में क्या बताया कि अगर डेरिवेटिव दिया हुआ उसका इंटीग्रेशन करोगे तो फंक्शन आ जाएगा, इंटीग्रल दिया हुआ उसका डेरिवेटिव करोगे तो फंक्शन आ जाएगा। मतलब इंटीग्रल और डेरिवेटिव दोनों एक ही जगह हो रहे हैं तो वो दोनों आपस में लड़ मर के ख़त्म हो जाएंगे। जो फंक्शन है वो अपना सेफ निकल जाएगा, जो हमें चाहिएगा वो हमारा सेफ निकल जाएगा। उन दोनों को लड़ने दो। और यहाँ पर सेकंड में कह रहा है कि भाई कांस्टेंट है, तो जैसे डिफरेंशिएशन में था कांस्टेंट को आपको बाहर निकाल देना, जो फंक्शन बचेगा सिर्फ आपको उसको इंटीग्रेट करना है। उसके बाद नेक्स्ट में कहता है कि अगर आपके पास दो से ज़्यादा फंक्शन है, 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी फंक्शन होंगे सबको आप अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो। अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, मैं आपको समझा दूंगा। ऐसे जिसने इसने बताया ना कि अलग अलग लिख लो आप फिर उसको इंटीग्रेट करो, क्यों यार हमें टाइम वेस्ट करना है इतना, मैं आपको बता दूंगा कैसे लिखना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट में कहता है कि भाई इनका कॉम्बिनेशन है दोनों थर्ड और फोर्थ का, कि कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई भी हो रहा है, फंक्शन भी अलग अलग है, सबको अलग अलग कर लो, कांस्टेंट को बाहर निकाल दो और उसको इंटीग्रेट कर दो। तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। तो क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते। तो क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है उसकी अगर हम बात करें तो जैसे अभी ये पहला ही क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी जो फोर्थ है उसका कॉम्बिनेशन करके दे दिया। यहाँ पर जो a b c है ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है।
तो आप क्या कर सकते हो, उस प्रॉपर्टी के हिसाब से इसको अलग इंटीग्रेट करो, इसको अलग इंटीग्रेट करो, इसको अलग इंटीग्रेट करो। पहले मैं प्रॉपर्टीज के हिसाब से बता रहा हूँ वो क्या कह रहा था। वो कह रहा था कि भाई आप इसको अलग इंटीग्रेट करो, आप इसको अलग इंटीग्रेट करो, और फिर आप इसको अलग इंटीग्रेट करो। अब इसमें से जो कांस्टेंट है उसको आप बाहर निकाल दो, a एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर यहाँ b एक्स डी एक्स, और फिर ये c यहाँ से आ गया ये डी एक्स। ऐसे कह रहा है कि इसको आप अलग अलग कर लो, अलग अलग करने के बाद फिर उसको इंटीग्रेट कर दो। तो यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x का इंटीग्रेशन आ गया एक्स क्यूब अपॉन 3, प्लस यहाँ पर करेंगे b कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ c बाहर आ गया, अंदर dx मतलब खाली 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और लास्ट में कैपिटल C। अगर इन दोनों c से आप कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पर बेशक आप k लिख सकते हो, लेकिन k को स्पेसिफाई कर देना कि वेयर k इज एनी कांस्टेंट, क्योंकि नॉर्मली हम इसमें c यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि प्रॉपर्टी से आप ऐसे करो। भाई हम नहीं करेंगे प्रॉपर्टी से ऐसा, हम ये 2 स्टेप में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये दोनों स्टेप में हम सीधा इसको ऐसे इंटीग्रेट करेंगे। आगे जो भी हम क्वेश्चन करेंगे उसमें हम सीधा इसको ऐसे इंटीग्रेट करेंगे। हमें पता है कि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का हम कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। तो कांस्टेंट का हम कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते, क्यों उसको अलग अलग ले जाके लिखना। हमें पता है, हमें हमारी लिमिट हमें पता है, तो हम कांस्टेंट को ऐसे का ऐसे ही रखेंगे, हम सिर्फ इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ऐसे अगले में b कांस्टेंट है, भैया ऐसे ही पढ़ा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हमें, हम x को इंटीग्रेट कर देंगे। तीसरे में c है, ऐसे ही रहो जी, 1 बचेगा, 1 को x इंटीग्रेट कर देंगे, x आ जाएगा, और लास्ट में जाके c लगा देंगे। हम क्यों यहाँ पर खाम का अपना टाइम वेस्ट करें। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपका टाइम काफ़ी हद तक बचाएंगी। अब जो सेकंड पार्ट है इसका वो आप खुद ही कर सकते हैं, मेरे को लगता नहीं कि मेरे को कराने की ज़रूरत है, वो खुद आप कर सकते हैं। यहाँ पर भी ये 2 फंक्शन है, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दें। अब यहाँ पर देखो ये √3 है और ये x भी रूट के अंदर ही है, तो √3 यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट है, तो मैं इसको थोड़ा ऐसे अलग करके लिख लेता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए, बाकी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये है, मतलब √3 भी 3 भी रूट के अंदर है और x भी रूट के अंदर है, तो मैंने दोनों को इनको अलग अलग कर दिया। अब इसको इंटीग्रेट कर दें, √3 तो ऐसे कैसे रहेगा, x की पावर हम करेंगे, इसमें पावर 1 प्लस करेंगे ना, पावर रूल लगाएंगे जो पिछली वीडियो में करा था हमने, x की पावर 3/2, और इधर आ जाएगा इनटू में 2/3। जो भी पावर आती है उसका रेसिप्रोकल आपको यहाँ पर लिख देना है साथ में। प्लस में 1/√x का इंटीग्रल भी डायरेक्ट मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है, तो यह आ जाएगा 2√x प्लस में c। तो इंटीग्रेशन तो हो गया, बस आपको थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। यहाँ पर √3 है, यहाँ पर 3 है, ये 3 की पावर हाफ है, ये 3 की पावर 1 है, तो लॉस ऑफ एक्सपोनेंट लगाकर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/√3 x की पावर 3/2 प्लस 2√x प्लस में c। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ की बात करें तो यहाँ पर भी 3 अलग अलग टर्म्स हैं, तो इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये 2a कांस्टेंट है, बेशक इसको लिखा रहें तो यहीं पर ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाहर निकालने का मन है तो बाहर निकाल दो। यहाँ पर x की पावर डिनोमिनेटर में है तो इसको आप ऊपर ले जाओ, क्योंकि अभी आपको इसका सीधा इंटीग्रेशन नहीं आता, तो x की पावर -2 बन गया। यहाँ पर 3c कांस्टेंट है, और ये जो क्यूब रूट है, इस क्यूब रूट को भी आप पावर में शिफ्ट करो तो ये बन जाएगा x की पावर 2/3। अब ये फंक्शन इस तरीके से है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो ऊपर तो 2a कांस्टेंट है, हमें इंटीग्रेट एक्चुअली करना किसका है, 1/√x का। तो 1/√x का इंटीग्रेशन डायरेक्टली हमें पता है कि 2√x होता है, तो ये जो 2a इसको तो एज इट इज़ रहने देंगे। तो √x 1/√x का इंटीग्रेशन है 2√x, ये लिख दिया। यहाँ पर इसमें पावर रूल लगाएंगे आप, x की पावर इसमें 1 ऐड करेंगे तो -2 + 1। अक्सर बच्चे यहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं, -2 + 1 करके 3 कर देते हैं। 3 नहीं करना भैया, -2 है और +1 है तो यानी -1 आएगा। ऐड करने का मतलब ये नहीं कि हमेशा ऐड कर दें, साइन के हिसाब से चलना। ठीक है, तो -1 आएगा, और जो भी पावर में आता है वो डिवाइड में आ जाता है। प्लस में 3c, x की पावर यहाँ पर ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5/3, और इधर आ जाएगा 3/5। बस इसको आप कंक्लूजन करके इसका लिख दो, 4a√x, ये माइनस प्लस हो जाएगा, x की पावर -1 को नीचे ले आएंगे, b/x, यहाँ से आ जाएगा 9c/5, और x की पावर 5/3 प्लस में c। इस तरीके से आप सबको अलग अलग इंटीग्रेट करके लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन था ये, सेकंड का एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं। 4a√x आ गया, b/x आ गया, 9c/5, x की पावर 5/3 प्लस में c।
अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर कहता है कि 2x प्लस में a की पावर x, बिल्कुल सिंपल सा तो दे रखा है, 2x का इंटीग्रेट कर दो, a की पावर x का a की पावर x ही होता है, तो ये मैं नहीं करा रहा, खुद कर लेना ये। तो यहाँ पर भी आप पहले मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट को खोल दो, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1। अब इसमें रह क्या गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 3 अपॉन में 3 माइनस एक्स प्लस में c। इधर भी सबको अलग अलग इंटीग्रेट करना है, इसको अलग इंटीग्रेट, इसको अलग इंटीग्रेट, इसको अलग इंटीग्रेट, ठीक है। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देना है, क्योंकि डायरेक्टली आप पावर रूल नहीं लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई फंक्शन अभी एक फंक्शन नहीं है, यहाँ पर दो फंक्शन का कम्बिनेशन है। तो यहाँ पर पहले आप इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a का स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा, b का स्क्वायर करेंगे, ये आ गया, फिर माइनस 2ab करेंगे तो 2 इंटू में रूट एक्स इंटू में 1 अपॉन रूट एक्स, इसको कर दिया आपने इंटीग्रेट, इससे ये कैंसिल। अब x है, x का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, और 1/x का क्या होता है, 1/x का होता है log x, और इधर -2 बचेगा, इसका आ जाएगा -2x प्लस में c, ठीक है। एक बार बेसिक फार्मूला देखो आप लोगों को अच्छी तरह याद है ना, तो इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, अभी तक जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं कुछ भी नहीं है, इंटीग्रेशन ऐसा कोई बहुत मुश्किल नहीं है। बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा था सर इंटीग्रेशन मुश्किल है, पहले वो करा दो, समझ के चलोगे स्टार्टिंग से, कुछ मुश्किल नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर भी अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो तो उसके बाद इंटीग्रेट कर सकते हो, यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, दोनों में एक जैसा ही काम करना है, ठीक है। तो एक में कर देता हूँ, एक आप खुद करके देखेंगे। तो रूट एक्स को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो रूट एक्स आ जाएगा, और रूट एक्स को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3/2 आ जाएगी। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट होते हैं उनका जरूर ध्यान रखना है, जब बेस सेम है तो उनकी पावर क्या करनी होती है, हमें ऐड करनी होती है ना। तो यहाँ पर रूट का मतलब है कि पावर हाफ है और अंदर पावर 1 है, तो इन दोनों की पावर ऐड करा तो ये आ गया। अब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, जब इंटीग्रेट करेंगे तब भी पावर 1 ऐड करनी होती है, तो x की पावर 3/2, और इधर आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल x की पावर 5/2, फिर इधर आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल। ऐसे भी छोड़ सकते हैं, 2 कॉमन निकाल सकते हैं, वरना ऐसे भी छोड़ दो, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सेम उसी तरह तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना रूट एक्स को, फिर सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों भी बिल्कुल सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है उसकी डिग्री इससे छोटी है, यहाँ पर भी यही है कि जो डिनोमिनेटर है इसकी डिग्री इससे छोटी है, मतलब ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन नहीं है। तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन होने के लिए जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो बड़ी होनी चाहिए, वो छोटी होनी चाहिए, न्यूमरेटर की डिग्री हमेशा छोटी होनी चाहिए। तो एक तरीका तो ये है कि हम इसको डिवाइड करें, ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर ही तरीका ये है कि हम इसको डिवाइड करें, या फिर नीचे जब भी सिंगल टर्म होती है तो आप डिवाइड करने की बजाय उसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो आप यूज़ करो कि इस टर्म्स को चाहे इस क्वेश्चन में करें चाहे इसमें करें, ठीक है। मैं ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ रूट वाला, ये सिंपल है, ये आप लोग खुद कर लेंगे आराम से। तो यहाँ पर जो रूट एक्स वाली टर्म है ना, इन सबको अलग अलग कर देंगे, तीनों टर्म्स के साथ सेपरेट कर लेंगे। यहाँ पर भी अगर आप करोगे ना तो इसको इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, सबके साथ सेपरेट कर देना। सेपरेट करने के बाद ये क्या बन जाएगा, इधर आ गया x³ अपॉन में रूट एक्स, इधर से आ गया 3x अपॉन में रूट एक्स, इधर से आ गया 4 अपॉन में रूट एक्स। अब यहाँ से लॉस ऑफ एक्सपोनेंट है वो आप लगाओगे तो ऊपर x की पावर 3 है, नीचे x की पावर हाफ है। तो जब डिवीजन में होता है और बेस सेम होता है तो पावर इनके आपस में क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है ना। तो 3 में से हाफ माइनस करेंगे तो x की पावर बचेगी 5/2। ऐसे यहाँ पर ये x है, ये रूट x है, तो यहाँ x की पावर 1 है, नीचे हाफ है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर हाफ बचेगी, मतलब रूट एक्स। अगर डिनोमिनेटर में खाली रूट एक्स है तो उसको ऐसे रहने दो, क्योंकि उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन अब हमें पता है, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर आ जाएगी 7/2, यहाँ आ जाएगा 2/7, इधर आ जाएगा x की पावर 3/2, इधर आ जाएगा 2/3, प्लस में इसका आ जाएगा 2 रूट एक्स प्लस c। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो पहली टर्म तो ऐसी रहेगी 2/7, x की पावर 7/2, यहाँ से कैंसिल, ये आ जाएगा 2 x की पावर 3/2, इधर आ जाएगा 8 रूट एक्स प्लस में c। ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। 2/7, 2x की पावर 3/2 और 8 रूट एक्स, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7,
तो 7th में ये फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है। फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर पहले होल स्क्वायर हो रहा है, तो पहले आप होल स्क्वायर हो रहा है तो होल स्क्वायर ही आप कर लो। जब भी 2 टर्म होंगी, 3 टर्म होंगी, होल स्क्वायर अगर हो रहा हो तो पहले आपको उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, उसमें डायरेक्ट पावर फार्मूला आप नहीं लगा सकते हो। तो पहले हमने यहाँ पर लगाया एक्स स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4x², फिर इसका स्क्वायर करेंगे आएगा 1/x², फिर उसके बाद आएगा -2ab, तो 2 इंटू में 2x इंटू में 1/x। अब यहाँ से इस x से x कैंसिल हो जाएगा, इस x² को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 4x⁴, इस x² को इससे करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ आएगा 2 2 जा 4x²। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन गया ना। अब इसको बस आप अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, कांस्टेंट जैसा है वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा, 4 ऐसे का ऐसे ही रहने दो, x⁵/5, 1 का हो जाएगा x, 4x⁴/x⁵, क्योंकि 2 में +1 करेंगे तो 3 आएगी, अपॉन में 3 + c, और यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लगाएंगे तो यहाँ पर आपको क्यूब की आइडेंटिटी लगानी है, a + b का होल क्यूब। आइडेंटिटी याद है नहीं याद है ये आप लोगों को पता होगा, नहीं याद है तो याद कर लो क्योंकि आगे कई जगह काम आने वाली है ये। तो इसमें आप लगाएंगे a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3, फिर a का स्क्वायर और b एज इट इज़ प्लस 3a और b का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये तो हो गया x³। यहाँ पर स्क्वायर रूट आप हटाओगे तो x⁵3/2 बन जाएगी, प्लस यहाँ पर 2 इधर है, हाफ इधर है, तो x की पावर आ जाएगी 5/2। यहाँ से √x का स्क्वायर करेंगे x आएगा, x को x से मल्टीप्लाई कर देंगे 3x²। अब इन सबको इंटीग्रेट करा हमने, x⁴/4, x⁵5/2, इधर आ जाएगा 2/5, x⁵7/2, इधर 2/7, 3x³/3। बस लास्ट में ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचेगा वही आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। एक यहाँ पर 3 रह गया हमारा, इधर जब हमने इसको मल्टीप्लाई करा तो यहाँ से 3 रह गया, और 3 से जब इसको मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो 3 2 जा 6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6/7। अब ऐसे ही आपने यहाँ पर करना है, इधर a + b का होल स्क्वायर लगाना है, होल स्क्वायर लगा के सारी जो टर्म्स को सेपरेट कर देना है। रूट वाला वैसे ही करना है जैसा अभी हमने पीछे किया था, ये पहले ऊपर स्क्वायर करके ऐसे टर्म्स आ जाएगी, फिर सबको आप सेपरेट कर देंगे, सेपरेट करने के बाद फिर आप उसको अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ी है, तो यहाँ पर भी पहले आपको इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए या तो आप इसको डिवाइड करेंगे या फिर इस टर्म को अलग अलग करेंगे, लेकिन टर्म को अलग अलग तो जब करना चाहिए जब नीचे सिंगल टर्म हो। तो क्या हम यहाँ पर देखेंगे ऊपर कुछ ऐसा बन रहा है कि अगर हम फैक्टर निकालें, इसके कॉमन निकालें तो x-1 बनता है या नहीं बनता है। अगर ऐसा बन जाएगा तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। हमारा पर्पस है नीचे से x-1 खत्म हो जाए तो हम इसको इंटीग्रेट कर पाएँ। ठीक है, अगर कुछ नहीं बनता है तो फिर सिंपल आपको जो अलजेब्रिक डिवीजन होता है वो तो करना ही करना है, अगर कुछ और नहीं बनता है तो। लेकिन यहाँ पर देखो बन जाएगा, अगर पहले 2 में से मैं x² कॉमन निकालूँ तो x-1, फिर अगले में से कॉमन निकालूंगा तो कुछ नहीं है, यानी 1 कॉमन निकाल दिया, तो अब देख लो x-1 बन रहा है ऊपर, तो x-1 अपने कॉमन निकाला और क्या रह गया अंदर x² + 1 डिवाइड में x-1। अब जो x-1 है ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, x⁵3/3 प्लस में x प्लस c, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन ये दिखने में देखो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि यार क्या दे दिया ये इंटीग्रेशन में। लेकिन अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टीज़, एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टीज़ अगर आती होंगी तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आपको प्रॉपर्टी क्या यूज़ करनी है कि e की पावर अगर लॉग होता है, जैसे e की पावर में अगर लॉग होता है तो ये e और लॉग खत्म हो जाता है, खाली x रह जाता है। लेकिन e और लॉग के बीच में कुछ होना नहीं चाहिए। 7.1 में भी ऐसे हमने 1-2 क्वेश्चन करे थे, आप लोगों को याद हो
तो यहाँ पर जो 6 है, 6 को आप हटाएंगे तो ये चला जाएगा ऐसे e की पावर log x की पावर 6, e की पावर log x की पावर 5, e की पावर log x की पावर 4, फिर e की पावर log x की पावर 3। तो ऐसा करने से e और log ख़त्म हो गया, खाली रह गया आपके पास x की पावर 6, x की पावर 5, x की पावर 4 और x की पावर 3। अब जो न्यूमरेटर है उसमें से आप x की पावर 2 कॉमन निकाल दो। निकालने को तो x की पावर 5 भी निकाल सकते हैं, फिर हम 2 क्यों निकाल रहे हैं? 2 निकालने से हमारा क्वेश्चन और आसान पड़ेगा। x की पावर 2 हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पर बचेगा x की पावर 4 और इधर बचेगा x की पावर 3, और ये दोनों ही टर्म तो डिनोमिनेटर में है ना, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद एक्स स्क्वायर बचा, एक्स स्क्वायर को आप इंटीग्रेट कर देंगे, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पर अब x की पावर 6 प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब इसको हम कैसे करेंगे? यहाँ पर भी क्या कोई आइडेंटिटी बनती है, कोई फार्मूला बनता है? आइडेंटिटीज अच्छी तरह याद है तो बनता है, नहीं याद है तो यार डिवीज़न कर देना सिंपल। जो भी चीज़ है वो डिपेंड करता है कि आपको कितनी चीज़ें याद रह पाती हैं, कौन कौन सी आइडेंटिटी याद रह पाती हैं। तो आइडेंटिटी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, कैसे बनेगी? x की पावर 6 को हम लिख लेंगे x की पावर 2 की होल क्यूब, और 1 को भी लिख लेंगे ऐसे 1 का होल क्यूब। अब यहाँ पर आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। आइडेंटिटी मैं यहाँ बता रहा हूँ, अगर आइडेंटिटी नहीं भी आता है तो घबराने की बात नहीं है, तो आप इसको सिंपल डिवाइड कर दो, एल्जेब्रिक डिवीजन जो होता है वैसे आप डिवाइड कर दो, आंसर आपका तब भी निकल जाएगा। लेकिन ये है कि 1-2 स्टेप उसमें फालतू हो जाएंगे। तो आइडेंटिटी हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पर? हम लगा रहे हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। तो ये आइडेंटिटी होती है a प्लस बी, फिर a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हम लगाने जा रहे हैं। तो a का स्क्वायर a प्लस बी मतलब ये a है, ये एक्स स्क्वायर a है और b आपका 1 हो गया। फिर उसके बाद क्या करा? a का स्क्वायर करना है, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करना है, ये आ गया। फिर उसके बाद है a b, यानी a और b को मल्टीप्लाई करना है। तो a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया। उसके बाद क्या करा? b का स्क्वायर है यानी 1 का स्क्वायर, तो वो तो 1 ही रहेगा। तो ये आपकी आइडेंटिटी बनेगी, और जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। और इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास बस ये बचेगा, x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करके हमारे पास आंसर बन जाएगा x की पावर 5 अपॉन 5, x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस x प्लस सी। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि f डैश x आपको ये दिया हुआ है, तो f0 ये दिया हुआ है, fx निकालना है। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी आज की इस वीडियो के अंदर कि अगर आपको डेरिवेटिव दिया हुआ है, डेरिवेटिव को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों को आपस में भिड़ा दो, दोनों को लड़ा दो, तो बचेगा क्या? बचेगा आपका fx, वो सही सलामत निकल जाएगा। तो हमें fx निकालना है। तो fx निकालने के लिए हमें क्या करना है? क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव दिया हुआ है f डैश x, हमें इसको इंटीग्रेट कर देना है। अब f डैश x क्या है? ये है, तो इसको इंटीग्रेट कर दो। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा 4x की पावर 4 अपॉन में 4 माइनस 6x प्लस में c, ये हो जाएगा कैंसिल। तो fx की वैल्यू आपके पास आ गई है x की पावर 4 माइनस 6x प्लस में c। अब उसके बाद ये कंडीशन जो आपको दी हुई है, इसको यूज़ करके हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर ये कंडीशन नहीं दी होती तो आंसर हमारा यहीं पर आ जाता, लेकिन अब ये कह रहा है कि x की जगह अगर आप 0 पुट करोगे तो fx की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ये जो fx है इसकी जगह आप 3 पुट करेंगे, कब? जब x की जगह 0 होगा। अब 0 की पावर आप कितनी भी कर लो या 0 से मल्टीप्लाई किसी को कर लो, वो तो 0 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 3 इक्वल्स टू सी, यानी c की वैल्यू आ गई 3। अब c की वैल्यू 3 आ गई तो fx की वैल्यू क्या आ जाएगी? x रेज टू पावर 4 माइनस 6x प्लस में 3। ये आपका आंसर आ जाएगा, x की पावर 4 माइनस 6x प्लस में 3। और इसी के साथ ही एक्सरसाइज भी हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी एक्सरसाइज किस तरीके से आपको करनी है। और इंटीग्रल्स इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हो। बहुत मज़ेदार चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, लेकिन सारी प्रॉपर्टी जो बता रहा हूँ वो साथ साथ आप करते जाएं, वीडियो के साथ साथ चलते जाएं, तो सब कुछ आपका बड़े आराम से हो जाएगा।
आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ भी आपको कंटिन्यूसली मिलते रहें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।